बूढ़े की मौत। नवंबर 1862 को दरियाए रंगून के किनारे उन्हें दफना दिया गया। आखिरी रसूमात में 2 बेटे और एक मुअम्मर मिला ने शिरकत की। छोटे से मजमा जिन्हें इस मौत का इल्म हुआ था ने जमा होने की कोशिश की थी। फौजियों ने उन्हें रोक दिया। इनमें से 1-2 लोग फौजियों से आंख बचाकर मैयत को कांधा देने आ गए थे। उन्होंने मिलकर लहद को कब्र में उतार दिया। आखिरी रसूमात मुख्तसर रहीं। फातिहा पढ़ने के बाद ये लोग चले गए। कब्र पर मिट्टी डाल दी गई। एहतियात की गई थी कि कोई निशान बाकी ना रह पाए। 1 हफ्ते बाद बरतानवी कमिश्नर कैप्टन डीवेस ने लंदन भेजने के लिए रिपोर्ट लिखी। सरकारी कैदी की मौत पर कोई वाकया पेश नहीं आया। इसके पसमानदगान भी अफसरदा नहीं। रंगून की मुसलमान आबादी ने भी इसको कोई खास नोट नहीं किया। इस जगह पर घास उगाएगी और कोई नाम व निशान नहीं रह जाएगा। वस्ती एशिया में वाद फरगाना से आने वाले नौजवान तर्क शाह ज़हीरुद्दीन बाबर ने दर्रा खैबर 1526 को पार किया था और हिंदुस्तान में मुग़ल ख़ानदान की हुक्मरानी की बुनियाद डाली थी। मुग़ल तीमूरों का घराना जनूबी एशिया पर 3 सदियों तक हुकूमत करता रहा और हिंदुस्तान की तारीख़ की शानदार तरीन सल्तनत रही। मुग़लों ने इस्लाम के बहुत रवादाराना और कसरत अलकौमी रूप को डिफाइन किया। उनकी शानदार सल्तनत इंडिया की हिंदू अक्सरियत के साथ मिलकर कायम की गई थी, ख़ास तौर पर राजस्थान के राजपूतों के साथ जो मुग़लों की फ़ौज का बड़ा अहम हिस्सा थे। मुग़लों ने कामयाबी मैदान जंग में ही नहीं तरीक़ा हुकूमत से हासिल की थी और ये हुक्मरानी हिंदुस्तान की गैर मुस्लिम अक्सरियत आबादी को भी काबिल कबूल रही। ये मुग़लों की सलह काल की डॉक्ट्राइन थी। जिस वक्त यूरोप में मजहबी जंगें जारी थी, मजहबी मुनाफरत पर कत्ल व गारत की जा रही थी, पूरा बरनाज़म फ़िरका वाराना आग की लपेट में था। इल्म और शऊर को मुखालफत का सामना था। बरूनों को घसीट कर तख्तादार पर ले जाया जा रहा था। मुग़ल बादशाह की तरफ से फरमान जारी हुआ था, किसी शख्स को किसी दूसरे के मजहब में मुदाखलत का हक नहीं। हर एक को अपने मजहब पर अमल करने की मुकम्मल आज़ादी है। इंतज़ामिया के हर लेवल पर मजहबी तफरीक के बगैर तरक्की दी जाती थी। अकबर ने अपने साबिक दुश्मन जयपुर के राजा मनसिंह पर भरोसा करते हुए इलाके का दिफा उन्हें सौंप दिया था। शाही महल से दानिश्वरों और आर्टिस्ट को खुसूसी मकाम मिलता था। मुसलमान भी और गैर मुसलमान भी। शाहजहां के दौर में इस सल्तनत में तमाम पाकिस्तान का इलाका और अफ़गानिस्तान का बड़ा इलाका शामिल था। फ़ौज नाकाबिले शिकस्त नज़र आती थी। महल्लात की शान और शौकत का दुनिया भर में मुकाबला न था। कई मज़ारात के गुंबद सोने से चमकते थे। इस हम आनगी के माहौल में एक बड़ा गेओ पॉलिसी में तब्दीली थी और उसका एक बड़ा वाक़या गोरो तेग बहादुर को दी जाने वाली सज़ाए मौत थी, जो सिखों के 9 अजीम उस्तादों में से एक थे। 18वीं सदी के अगस्त पर इस अजीम सल्तनत में दरार पड़ने लगी थी। जब बहादुर शाह की पैदाइश 1775 में हुई तो मुग़ल उरूज के दिन गुजर चुके थे। बरतानवी अभी साहिलों पर 3 जगह मौजूद एक छोटी सी कुव्वत थे। अपनी ज़िंदगी में उन्होंने अपने ख़ानदान की अहमियत ख़त्म होते देखी, जबकि दूसरी तरफ बरतानवी कमज़ोर ताजरों से जारहाना मिलिट्री फोर्स में तब्दील होते गए। बहादुर शाह ने अपना तखल्लुस ज़फ़र रखा था, जिसका मतलब फ़तह है। जब अपने वालिद की वफ़ात के बाद वो बादशाह बने तो उनकी उम्र 65 साल के करीब थी। इस वक्त तक मुग़लों का सियासी इन्हितात रोकना नामुमकिन हो चुका था, लेकिन वो दहली दरबार में बड़े शानदार दिमाग इकट्ठा करने में कामयाब रहे। तमाम मुग़लिया बादशाहों में शायद वो सबसे ज़्यादा टैलेंट रखने वाले, रवादार और हर एक में पसंद किए जाने वाले बादशाह थे। माहिर खत्तात, मुसन्निफ, सूफ़ी, मुसव्वरी का ज़बरदस्त ज़ौक़ रखने वाले और मुसव्विरों की हौसला अफजाई करने वाले बाग़बान और इमेच्योर आर्किटेक्ट, और वो एक संजीदा सूफ़ी शायर थे। उन्होंने शायरी न सिर्फ उर्दू और फ़ारसी में की बल्कि बिराज भाषा और पंजाबी में भी, और उनकी सरपरस्ती थी जिस वजह से ये दूर उर्दू अदब का एक सुनहरा दौर रहा। वो न सिर्फ खुद गज़ल लिखते थे बल्कि मिर्ज़ा गालिब और उनके रकीब ज़ौक़ जैसे असातिज़ा के टैलेंट की कदर भी शाही दरबार से की गई। ये वैसे टैलेंट थे जैसे यूरोप में मोज़ार्ट और सिल्वी। बरतानवी अपना असर फैलाते रहे। मुग़ल इख्तियारात कम होते गए। सिक्कों से मुग़ल नाम मिटा दिया गया। दहली शहर का नज़्म व नसक भी मुग़लों के पास ना रहा
اور پھر برٹش نے مغل حکمران پر واضح کر دیا کہ وہ لال قلعے سے مغلوں کو بے دخل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ لال قلعے کا ریکارڈ ہمیں شاہی درباری ریکارڈ میں بھی نظر آتا ہے اور برٹش ریزیڈنٹ کی کورٹ ڈائری میں بھی، جو اب نیشنل ارکائیو آف انڈیا کا حصہ ہے۔ بہادر شاہ ظفر ہمیں ایک بے ضرر وزادار اور رخ رکیو والے بزرگ کی صورت میں نظر آتے ہیں جو اپنے ادب آداب اس وقت بھی نہیں چھوڑتے جب برطانوی ان کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آتے ہیں۔ شکار کرنے، مشاعرے کروانے، چاندنی رات سے لطف اندوز ہونے، موسیقی سننے اور آم کھانے کے شوقین۔ مئی 1857 کی صبح کو 300 سپاہی اور سوار میرٹھ سے دہلی آتے ہیں جو ہر کرسچن مرد، عورت اور بچے کو قتل کر دیتے ہیں جو بھی ان کے ہتھے چڑھتا ہے، اور پھر بہادر شاہ ظفر کو اپنا لیڈر اور بادشاہ تسلیم کرتے ہیں اور انہیں انقلاب کی سربراہی کی درخواست کرتے ہیں۔ ظفر برٹش کے دوست نہیں لیکن انقلابی رہنما بھی نہیں، لیکن ان کے پاس جو انتخاب تھے ان کو دیکھ کر انہوں نے انقلاب کے سربراہ کا کردار نبھانے کو ترجیح دی، اگرچہ انہیں بہت امید نہیں تھی کہ یہ رنگ لائے گی۔ برٹش دنیا کی طاقتور ملٹری پاور تھے، لیکن انہوں نے اپنی بنگال آرمی کے انڈین فوجی گنوا دیے تھے جو برطانوی افسران سے بغاوت کر کے مغل بادشاہ کے جھنڈے تلے اکٹھا ہونے آئے تھے۔ اس فوج کے پاس محدود اسلحہ تھا، پیسے نہیں تھے، سپلائی نہیں تھی، انتظامی ناتجربہ کاری تھی۔ دہلی سے باہر دیہات میں پھرنے والے لٹیروں نے شہر کا ناطقہ برٹش سے بھی زیادہ کامیابی سے بند کر دیا تھا۔ دہلی کے شہری اور انقلابی سپاہی فاقوں کی نوبت پر آ گئے تھے۔ یہ کالونیل دور میں برطانویوں کو پیش آنے والا سب سے بڑا چیلنج تھا۔ یہ 1857 میں ہندوستان پر مغلوں اور انگریزوں کے لیے بقا کی جنگ تھی۔ جاری ہے۔